हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वराज आपकी इंग्लिश मेंटर। आज हम करेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप। दिस चैप्टर इज रिटन बाय अ स्वीडिश राइटर सेल्मा लेगरलॉफ। ये चैप्टर हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हम अबाउट द ऑथर सेक्शन से। इस सेक्शन में हम इस चैप्टर की ऑथर सेल्मा लेगरलॉफ के बारे में कुछ एसेंशियल बातें जानेंगे। सेल्मा लेगरलॉफ, शी वॉज बोर्न इन 1858 एंड डाइड इन 1940। उनका जन्म 1858 में हुआ और मृत्यु 1940 में। शी वॉज अ स्वीडिश राइटर whose stories have been translated into many languages। वो एक स्वीडिश राइटर थी, यानी स्वीडन की राइटर थी, और उनकी कहानियाँ बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और उन सभी कहानियों में एक सार्वभौमिक विषय वस्तु है। ए बिलीफ, एक विश्वास, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। उनकी कहानियों में एक ही यूनिवर्सल थीम है, और वो है एक विश्वास कि किसी भी इंसान की अंदरूनी अच्छाई को, किसी भी इंसान की बेसिक अच्छाई को प्यार और समझदारी से जागृत किया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइन ऑफ स्वीडन, रिच इन आयरन ओर, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। इस कहानी का बैकग्राउंड सेट स्वीडन की माइंस हैं, खाने हैं जहाँ पे कोयला निकलता है, जहाँ पे कच्चा लोहा निकलता है। और ये माइंस स्वीडन की कहानियों में, स्वीडन की हिस्ट्री में खासा स्थान रखती हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये कहानी एक तरीके से परी कथा स्टाइल में सुनाई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के टाइटल के बारे में। हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द रैट ट्रैप। ये रैट ट्रैप क्या होता है? रैट ट्रैप होता है एक चूहेदानी, यानी कि चूहे को पकड़ने का एक डिवाइस। लेकिन हमारे इस चैप्टर में मुख्य पात्र चूहेदानी नहीं, बल्कि चूहेदानी बेचने वाला है, एक रैट ट्रैप पेडलर। राइटर इस चैप्टर में इस पूरी दुनिया की तुलना एक चूहेदानी से करती है। वह कहती है कि ये पूरी दुनिया सिवाय एक चूहेदानी के कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक चूहेदानी किसी चूहे को पकड़ने के लिए तरह तरह की ऑफरिंग सेट करती है, कभी पनीर के टुकड़े के तौर पर, कभी मांस के टुकड़े के तौर पर, या कभी रोटी के टुकड़े के तौर पर, उसी प्रकार ये दुनिया भी इंसान को फंसाने के लिए तरह तरह की ऑफरिंग सेट करती है, कभी लग्जरीज के तौर पर, तो कभी फूड एंड शेल्टर के तौर पर। और जब कभी इंसान इनसे आकर्षित होकर इस लालच की तरफ बढ़ता है, तो ये दुनिया रूपी चूहेदानी उस पर बंद हो जाती है, उसे अपने ट्रैप में फंसा लेती है, और फिर कभी वो आदमी उससे बाहर नहीं आ पाता और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी का मुख्य पात्र एक चूहेदानी बेचने वाला है, एक रैट ट्रैप पेडलर है। वो एक बहुत ही गरीब इंसान है। अपना पेट भरने के लिए कभी कभी वो भीख भी मांग लेता है, और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है, और वो अक्सर उसी इंसान को लूट लेता है जो उसे फूड एंड शेल्टर देता है। और इस प्रकार एक दिन वो अपने को इस दुनिया रूपी ट्रैप में बंद कर लेता है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एडला नामक एक यंग लड़की के कंपैशनेट बिहेवियर की वजह से उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, और वो अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। This story gives us a message that an essential goodness of a man can be awakened through love and understanding। कि किसी भी इंसान की अंदर की अच्छाई को हम अपने प्रेम और समझदारी से जागृत कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी द रैट ट्रैप। Once upon a time, there was a man who went around selling rat traps of wire। एक बार एक आदमी तारों से बनी छोटी चूहेदानी बेचा करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। वो चूहेदानी वो खुद ही बनाता था, उस सामान से जो सामान उसे भीख में मिल जाता था, किसी भी स्टोर से या बड़े बड़े फार्म से, बड़े बड़े फार्म हाउसेस से। But even so, the business was not especially profitable। लेकिन इसके बावजूद भी उसका बिजनेस कुछ खास फायदेमंद नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together।
इसलिए उसे भीख और छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी ताकि वो अपने दिलो दिमाग को एक रख सके, अपना पेट भर सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। रैग्स होता है चिथड़े, फटे हुए कपड़े, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल भी संकन धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई देती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड हु प्लोड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। कोई सोच भी नहीं सकता कि उस वेगाबॉन्ड के लिए, वेगाबॉन्ड होता है आवारा घूमने वाले लोग जिनके पास कोई घर नहीं होता, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे वेगाबॉन्ड के लिए जीवन कितना उदास और मोनोटोनस होगा। हु प्लोड अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, जो सारा दिन रास्ते पे चलता रहता हो और अपने ही ख्यालों में, मेडिटेशंस होता है ख्याल, जो अपने ही ख्यालों में खोया रहता हो। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन उस आदमी को एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग होता है मनोरंजक। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया जो उसे काफ़ी मनोरंजक लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. एक दिन वो अपनी चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था कि उसके मन में एक विचार आया कि ये पूरी दुनिया, उसके इर्द गिर्द की पूरी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है। ये पूरी दुनिया जिसमें इसकी सारी धरती, समुद्र, सारे गांव, सारे शहर शामिल है, ये पूरी दुनिया सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set bites for people, और इसका मकसद भी लोगों के सामने बाइट सेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। बाइट होता है लालच, कि इस पूरी दुनिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने लालच सेट करना ही है। It offers riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. और ये इंसान के सामने रिचेस, जॉयज, सारी समृद्धियाँ, सारे आनंद, रहने का स्थान, खाना, उष्मा और कपड़े बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करती है जैसे कि एक चूहेदानी पनीर और मांस का टुकड़ा चूहे के सामने रखती है, एक लालच के रूप में। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bite, it closed in on him and then everything came to an end. और जैसे ही कोई इस लालच की तरफ बढ़ता है, ये पिंजरा, ये फंदा उस पर बंद हो जाता है और तब सब कुछ खत्म हो जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. क्योंकि पूरी दुनिया उसके प्रति कभी काइंड नहीं थी, दयालु नहीं थी, तो ऐसा सोच के, दुनिया के बारे में ऐसा बुरा सोच के, इल सोच के उसे अनवांटेड जॉय मिलने लगा। अनवांटेड होता है अनयूजुअल, असाधारण। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लोडिंग्स, जब काफ़ी डल प्लोडिंग्स करता, प्लोडिंग्स होता है स्लो मूविंग, आराम आराम से घूम रहा है, ड्रियरी होता है डल, थकाने वाली। तो जब ऐसी किसी भी यात्रा पे होता, ऐसी किसी भी घुमाई पे होता, तो यही उसका फेवरेट पास टाइम होता। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bite. ऐसे लोगों के बारे में सोचना जो या तो ऐसे डेंजरस स्नेयर, एक खतरनाक जाल में फंस चुके थे, या फिर जो अभी भी बाइट के इर्द गिर्द, लालच के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे, यानी कि जो अभी फंसने वाले थे। जब भी वो खाली होता, जब भी ऐसे किसी भी यात्रा पे चल रहा होता, तो यही उसका पास टाइम होता, वो इसी बारे में सोचता रहता और इसी से उसे एक असाधारण आनंद मिलने लगा। वन डार्क इवनिंग as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door. रास्ते पे चल रहा था तो उसे एक छोटा सा ग्रे रंग का कॉटेज दिखाई दिया सड़क के किनारे, और उसने रात में शेल्टर लेने के लिए उसके दरवाजे पे नॉक किया, खटखटाहट की। Nor was he refused, और जिसने दरवाजा खोला उसने मना भी नहीं किया।
Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. आमतौर पर उसे बहुत ही उदास चेहरे मिलते थे जो उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस घर का मालिक बिल्कुल अपोजिट था। वो बूढ़ा आदमी जिसकी कोई वाइफ नहीं थे, बच्चे नहीं थे, वो बल्कि बहुत खुश हुआ उसे देखकर कि उसे एकांत में कोई बात करने के लिए मिल गया था। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. जैसे ही उसने उसे देखा, उसने अपने घर में बुलाया और तुरंत उसने आग पर पोरिज पोट होता है बर्तन, उसने हलवे या खिचड़ी बनाने के लिए बर्तन आग पर चढ़ा दिया। एंड गेव हिम सपर, सपर होता है रात्रि भोजन, और उसे रात्रि भोजन दिया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. तब उसने अपने तंबाकू रोल में से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि वो उसके और उसके मेहमान के पाइप के लिए काफ़ी था। Finally he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime. और तब वो इतना खुश था अपने मेहमान को पाकर कि खाना खिलाने के बाद, तंबाकू एंजॉय करने के बाद, उसने एक पुराना सा ताश के पत्तों का एक सेट निकाला और जब तक सो नहीं गए, जब तक सोने का समय नहीं हो गया, अपने मेहमान के साथ उसने मजोलिस नामक एक गेम खेला। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. बूढ़ा आदमी जितना उदार अपने हलवे के लिए था और जितना उदार वो अपने तंबाकू को शेयर करने के लिए था, वो उतना ही उदार, उतना ही जेंटल वो अपने कॉन्फिडेंसेस को शेयर करने में भी था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. उसने अपने गेस्ट को बहुत जल्दी बता दिया कि उसका होस्ट अपने अच्छे दिनों में, प्रोस्पेरिटी के दिनों में, अच्छे दिनों में राम्सजो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर के तौर पर काम करता था और उसने उसी लैंड पर काम किया है। Now that he was no longer able to do day labor, क्योंकि अब वो डे लेबर नहीं कर सकता, it was his cow which supported him, तो उसकी काऊ ही है, उसके पास एक गाय है जो उसे काफ़ी सपोर्ट करती है। Yes, हाँ, that bossy was extraordinary, वो गाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। She could give milk for the creamery every day, क्रीमरी के लिए वो हर रोज़ दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले मंथ उसे पेमेंट के तौर पे 30 क्रोनर मिले हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस होता है जो विश्वास न करे। उसे लगा कि स्ट्रेंजर इनक्रेडुलस है, कि स्ट्रेंजर को शायद विश्वास नहीं हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसलिए वो बूढ़ा आदमी उठा एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की की तरफ गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, एक लेदर का, एक चमड़े का थैला उतारा। विच हंग ऑन ए नेल, नेल होता है खूंटी, जो कि एक कील, एक खूंटी पे टंगा था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी विंडो के फ्रेम में। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, बिल्स होता है नोट, और उसने उस बैग में से 3 रिंकल्ड मुड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट निकाले। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और वो तीनों नोट उसने उसकी आंखों के सामने कर दिए। नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, सिर हिलाते हुए उसने दिखाया और वापस अपने थैले में ठूस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मूड से उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी थी। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और दूसरे आदमी ने शायद ये सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया हो तो उसे भी बेड में नहीं रहना चाहिए। They left the cottage at the same time. उन्होंने घर एक साथ छोड़ा। The crofter locked the door and put the key in his pocket. क्रॉफ्टर ने घर को लॉक किया और चाबी अपनी पॉकेट में डाल ली। The man with the rat trap said goodbye and thank you. एंड देर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, रेड ट्रैप पैडलर ने भी गुड बाय कहा और धन्यवाद दिया, और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद रेड ट्रैप पैडलर दोबारा दरवाजे के सामने आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउ एवर,
हालांकि उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पैन, स्मैश्ड मैंने तोड़ दिया, एक शीशा तोड़ दिया। स्ट्रक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस थैले को पकड़ा। विद द 30 क्रोनर्स, जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने वो पैसा निकाला और अपनी पॉकेट में ठूस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, तब उसने वो लेदर का पाउच, वो लेदर का थैला बड़ी सावधानी से वापस अपने स्थान पर रख दिया और अपने रास्ते चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वो पैसा अपनी पॉकेट में डालकर जा रहा था तो वो काफ़ी खुश हुआ अपनी स्मार्टनेस से। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. लेकिन उसने सोचा कि सबसे पहले उसे एक काम करना चाहिए कि उसे पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि रास्ता बदल लेना चाहिए इनटू द वुड्स, जंगलों में से। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड नो डिफिकल्टी, शुरुआती कुछ घंटों में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में स्थिति बुरी हो गई। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये एक बड़ा और कन्फ्यूजन वाला जंगल था। विच ही हैड गोटन इन टू, जिसमें वो आ गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, उसने बड़ी कोशिश की कि वो एक निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ते आगे पीछे बड़े ही स्ट्रेंजली मुड़ते गए। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो बिना जंगल के छोर पे पहुंचे चलता गया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसने एहसास किया कि वो जंगल के एक ही हिस्से में चल रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और अचानक उसे अपने ही विचार याद आ गए। अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, इस दुनिया और चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, आज उसकी खुद की बारी थी। ही हैड लेफ्ट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बाइट, आज उसने अपने आप को एक लालच की वजह से मूर्ख बनने दिया। एंड हैड बीन कोट, और वो पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लोग्स closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और आज ये पूरा जंगल अपने सभी वृक्षों के तनों, शाखाओं, झाड़ियों और गिरे हुए पेड़ों के साथ एक जाली की भांति, एक पिंजरे की भांति उस पर बंद हो गया है, और वो भी एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की भांति। इम्पेनिट्रेबल होता है बच्चों ऐसा प्रिजन, ऐसी जेल जिससे आप बाहर ना निकल सको। तो उस एक ऐसी जेल की भांति ये जंगल उस पर बंद हो गया था, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता था। जब वो उस जंगल में फंस गया तो उसे ये एहसास होने लगा कि आज वो एक लालच की वजह से एक खतरनाक जाल में फंस गया है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर के अंत की बात है, यानी कि लेट दिसंबर की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, पहले ही जंगल में अंधेरा छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ता गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी निराशा भी बढ़ती गई। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंत में उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो धरती पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, वो बहुत ज़्यादा थक गया था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोचने लगा कि शायद उसका अंतिम क्षण आ गया है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound. लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर धरती पर रखा उसे एक साउंड सुनाई दिया। A hard regular thumping, एक लगातार, एक नियमित होने वाली थम्पिंग की, एक कठोर थम्पिंग की आवाज। There was no doubt as to what that was, और अब उसे संदेह नहीं था कि ये ध्वनि किसकी थी। He raised himself, उसने अपने आप को उठाया। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. और उसने सोचा कि ये आसपास एक आयरन मिल के हैमर स्ट्रोक की ध्वनि है, हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है, साउंड है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो आसपास लोग भी होने चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गोट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड,
उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की, खड़ा हुआ और उस साउंड की आवाज में निकल पड़ा। The Ramcho Iron Works, which was now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. रामचो आयरन वर्क्स जो आज बंद हो गया था, वो कुछ समय पहले एक बड़ा प्लांट था जिसके 3 हिस्से थे, स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। स्मेल्टर होता है ऐसी मशीन जिससे कच्चे लोहे को चट्टानों से अलग कर सकते हैं, और फोर्ज होता है आयरन की वर्कशॉप जिसमें कि लोहे को मोल्ड किया जाता है। In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. गर्मी के दिनों में बहुत भारी भरकम लोड की गई बार्जिस और स्को को आप लाइनों में देख सकते हैं। बार्जिस एंड स्कोस होती है ऐसी नौका जो भारी वजन को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नहरों में ऐसी नौकाओं की लाइन को देख सकते थे। Which led to a large inland lake, जो अंदर से एक बड़ी इनलैंड लेक से जुड़ी हुई थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और सर्दियों के समय में आप उस मिल के आसपास की काली धरती को देख सकते थे जो कोल डस्ट, कोयले की धूल से काली हो जाती थी जब बड़े बड़े चारकोल क्रेट्स वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स just before Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. और ऐसे ही एक गहरी अंधेरी शाम को जो क्रिसमस से पहले की संध्या थी, उस दिन मास्टर स्मिथ, मुख्य लोहार और उसका हेल्पर उस डार्क वर्कशॉप में बैठे थे, फोर्ज में बैठे थे भट्टी के पास, और उन्होंने भट्टी में पिग आयरन को डाल रखा था। वो उसका इंतजार कर रहे थे ताकि उसे एनविल यानी खांचों में डाला जा सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। थोड़े थोड़े समय के बाद उनमें से एक आदमी उठता और एक लंबी सी लोहे की छड़ी के साथ पिघले हुए लोहे को हिला देता। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, कुछ ही क्षणों में वो वापस लौटता बिल्कुल पसीनों से भरा हुआ। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक लंबा कुर्ता और बड़े बड़े पूरे लकड़ी के शूज पहन रखे होते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। हर वक्त उस फोर्ज में, उस वर्कशॉप में बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बड़ी बड़ी धोंकनियों के चलने से बहुत तेज साउंड उत्पन्न होता और बर्निंग कोल क्रैक्ड, और आग में डाले गए कोयले के तिड़कने यानी क्रैक होने की आवाजें आती। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माँ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। फायर बॉय चारकोल को फर्नेस की माँ यानी माउथ में डालता काफ़ी क्लैटर के साथ, शोर शराबे के साथ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर से वाटरफॉल की गिरने की आवाज़ें आती, जलप्रपात की आवाज़ें आती। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और शार्प तीखी पूर्वी हवा बरसात को भट्टी की छत पर, ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक की टाइल से बनी छत पर जोर से बरसाती। It was probably on account of this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. शायद इतनी ज़्यादा शोर शराबे की वजह से ही ब्लैक स्मिथ ने नोटिस ही नहीं किया कि एक आदमी ने गेट खोला है और वो फोर्ज में घुस आया है। Until he stood close up to the furnace, जब तक कि वो बिल्कुल फर्नेस के नज़दीक नहीं आ गया। Surely, it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. और निश्चित तौर पे ये कोई अजीब बात नहीं थी कि गरीब वेगाबॉन्ड्स जिनके पास रात गुजारने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, वो भट्टी की तरफ आ जाए। वो अक्सर वर्कशॉप की दरवाजे की धुंधले शीशों में से चमकती हुई लाइट से आकर्षित होकर उस फोर्ज में आ जाया करते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, वो उससे आकर्षित होते और अपने आप को गर्म रखने के लिए आग के सामने आ जाया करते थे।
द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी, इसलिए ब्लैक स्मिथ्स ने भी उसे काफी कैजुअली देखा, इनडिफरेंटली देखा, मतलब उनको ज्यादा अटेंशन नहीं दी। इंट्रूडर होता है ऐसा इंसान जो बिना परमिशन के अंदर घुस आए, यानी घुस बैठिया। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो वैसा ही दिखाई देता था जैसे उस प्रकार के आदमी होते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। दाढ़ी वाला, डर्टी मैंने गंदा, रैग्ड मैंने फटे हुए कपड़े वाला, और जिसकी छाती पे कुछ रैट ट्रैप्स, एक रैट ट्रैप का गुच्छा लटक रहा था, झूल रहा था। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने वहां रुकने की परमिशन मांगी और मास्टर ब्लैकस्मिथ ने एक होटी कंसेंट के साथ सिर हिला दिया, एक अहम भरी सहमति, बिना एक भी शब्द बोले। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और उस भिखारी नुमा आदमी ने, उस ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो भी वहाँ किसी से बात करने नहीं आया था, सिर्फ वहाँ पर अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों रामजो आयरन मिल एक बहुत ही विशेष आयरन मास्टर के पास थी। प्रोमिनेंट होता है विशेष या पॉपुलर। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका एक ही उद्देश्य था कि मार्केट के अंदर अच्छा लोहा जाए। ही वाच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो दिन रात यही देखता कि काम जितना अच्छे से पॉसिबल हो किया जा सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और इस वक्त वो अपने नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के दौरान वहां पर आ पहुंचा। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। और नेचुरली सबसे पहले उसे वो टॉल रैगामफिन दिखाई दिया। रैगामफिन होता है फटे हाल इंसान, जो भिखारी नुमा फटे हाल इंसान होते हैं वो लंबा रैगामफिन, वो फटे हाल आदमी दिखाई दिया जिसने अपनी जगह भट्ठी के बहुत नजदीक ली थी और जिसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स। अब आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ्स का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने स्ट्रेंजर की तरफ देखने की भी जहमत नहीं की थी। He walked close up to him, वो उसके पास गया। Looked him over very carefully, और बड़ी ही सावधानी से ध्यानपूर्वक उसे देखा। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face, और तब उसकी स्लाउच यानी तिरछी टोपी को हटाया ताकि उसका चेहरा अच्छे से देख सके। But of course it is you, Niels Olof, he said. How do you look? आयरन मास्टर ने उसे देखते ही कहा, अरे नील्स ओलोफ, ये तो तुम हो, और ये तुम कैसे दिखाई देते हो? The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramjo and did not even know what his name was. चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने, पैडलर ने उस आदमी को यानी कि आयरन मैन को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही वो उसका नाम जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर ये इंसान उसे पुरानी जान पहचान वाला आदमी समझता है तो शायद ये उसे कुछ कपल ऑफ क्रोनर दे दे, कुछ पैसा उसे दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए उसने उसे एकदम से अनडिसीव करने की कोशिश नहीं की, यानी कि उसके भ्रम को तोड़ने की कोशिश नहीं की। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. बल्कि उसने कहा, हाँ भगवान जानता है कि मेरी स्थिति कैसे गिर गई। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. हाँ, वो एक गलती थी। अगर आज मैं सर्विस में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। Well, now of course you will come home with me. चलो जो भी हो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade.
That however did not please the tramp. मैनर हाउस होता है बच्चों हवेली, बंगला, हवेली या बंगले में खुद चलकर जाना और मालिक के द्वारा उसके पुराने साथी के तौर पर उसे रिसीव किया जाना, ये विचार ट्रैम्प को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड। जब आयरन मास्टर ने उसे अपने घर चलने का इनविटेशन दिया तो वो काफ़ी चौकन्ना हो गया। एकदम से अलर्ट होके उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर। उसके दिमाग में वही 30 क्रोनर आए जो उसने चुराए थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। उसने सोचा कि मैनर हाउस में खुद चलकर जाना तो अपने आप को शेर की मांद में डालना होगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो सिर्फ वहाँ पे फोर्ज में सोना चाहता था और बाद में चुपचाप वहाँ से खिसक जाना चाहता था। इनकॉन्स्पिक्युअसली होता है बच्चों बिना किसी को बताए, बिना किसी के नज़र में आए। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने सोचा कि शायद ये अपने खराब कपड़ों की वजह से एम्बेरस महसूस कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। उसने कहा कि प्लीज ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा है और तुम वहां पर ठीक नहीं लगोगे। एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। एलिजाबेथ मर चुकी है जैसा कि तुमने पहले ही सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रोड। मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और घर पर मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि इस बार कितनी बुरी बात है कि हमारे साथ क्रिसमस पर कोई कंपनी भी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी। अब मेरे साथ चलो एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और क्रिसमस फूड को जल्दी से खत्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। लेकिन स्ट्रेंजर ने बारी बारी नो कहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। और आयरन मास्टर ने सोचा कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट सर्जन स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ। उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा कि ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेहल आज रात तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। एंड टर्न ऑन हिज हील। और ये कह के वो मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैकस्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word. लेकिन जैसे ही वो मुड़ा वो हंसने लगा और मास्टर ब्लैकस्मिथ जो उसे अच्छे से जानता था वो समझ गया कि ये उसके आखिरी शब्द नहीं थे। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. अभी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था कि उन्हें भट्टी के बाहर फोर्ज के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। And a new guest came in. और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर। उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपैरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। ये सोचकर कि उसकी बेटी में परसुएशन पावर, कन्विंसिंग पावर उससे ज्यादा है। शी एंटर्ड। वो अंदर आई। फॉलोड बाय ए वॉलेट। उसके पीछे एक वॉलेट था, असिस्टेंट था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। जिसके कंधे पे एक बड़ा फर कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी। वो सुंदर नहीं थी बट सीम्ड मोडेस्ट। लेकिन वो मोडेस्ट सभ्य दिखाई दे रही थी। एंड क्वाइट शाई और काफी शर्मीली भी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। वर्कशॉप में अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि शाम को। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मुख्य लोहार और उसका अप्रेंटिस यानी कि सहायक अभी भी अपने बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। लोहा और कोयला दोनों ही फर्नेस में चमक रहे थे, दोनों ही भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। स्ट्रेंजर ने अपने आप को फर्श पे फैला रखा था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। और अपने सिर के नीचे पिग आयरन का एक टुकड़ा रखा था। एंड हिज हैड पुल्ड ओवर हिज आईज। और उसने अपनी टोपी अपनी आंखों तक खींच रखी थी।